हेलो। कैसे हैं आप लोग? हम तो यहाँ से देख नहीं सकते आप लोगों को, लेकिन उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आप लोग जो है, जब भी घर से निकलिए स्कूल के लिए तो आप टोपी ज़रूर लगा लिया करिए। उससे कम से कम आपके सिर पे हवा नहीं लगेगी और आपको सर्दी नहीं होगी। इस समय ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, उन सभी को सर्दी खांसी बुखार यही सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और इसका सबसे मेन कारण है कि वो शरीर पे स्वेटर तो पहन ले रहे हैं, लेकिन उनका सिर खाली सा रह रहा है और सिर में हवा लगने से उनको ठंड लग जा रही है, और जिस कारण वो जो है ठंड की चपेट में आ जा रहे हैं और उनको सर्दी खांसी बुखार ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। शुरुआत सर्दी से ही होगी। इसीलिए सब लोग ध्यान दीजिए। और जैकेट या स्वेटर के साथ साथ अगर जो वो साइकिल से आते हैं तो टोपी भी लगाइए, जिससे उनके सिर में हवा ना लगे और ठंड ना लगे। खैर ठीक है, सर्दी के लिए इतना एहतियात ज़रूरी है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज जो है हम क्लास 12th के सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र पोर्शन का जो है खंड ख का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। इस दूसरे चैप्टर में नियोजित विकास की राजनीति। इस दूसरे चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होता है नियोजित, नियोजन क्या होता है और नियोजित क्या होती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे नियोजन क्या होता है। किसी भी काम को करने के लिए उस काम को करने से पहले उस काम को करने की प्लानिंग बना लेना कि वो काम किस प्रकार होगा, इसी को नियोजन कहते हैं। ठीक, अगर जो हम लोगों को या आप लोगों को कल विद्यालय आना है, तो विद्यालय आने से पहले आप लोगों ने ये प्लान किया होगा कि हाँ मैं सुबह उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा खाऊंगा पीऊंगा, और उसके बाद मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाऊंगा और फिर मैं 8:30 होते होते विद्यालय पहुंच जाऊंगा। ये सारी प्लानिंग आपने कर ली। और उसके बाद कौन सी किताबें हमें ले जानी है, कौन सी नोट्स हमें लेके जानी है, ये सारी चीज़ें आप पहले से प्लान कर लोगे। तो यही होता है नियोजन। किसी काम को करने से पहले उस काम की एक योजना बना लेना, ठीक, और उस योजना को मौके पे लागू कर देना ही नियोजन है। योजना बना लेना यानी काम को करने से पहले काम किस प्रकार होगा उसकी योजना बना लो। पूरा खाका बना लिया हमने। अब उस काम को हम उसी मौके पे एकदम से कर दें तो वो नियोजन हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार अब ये बात जो कही जा रही है ये देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास के संबंध में की जा रही है। तो राष्ट्रीय जो विकास है यानी देश का जो विकास है वो भी इसी प्रकार से होता है। देश के विकास को करने के लिए सबसे पहले एक योजना बनाई जाती है और उस योजना को फिर कुछ वर्षों के लिए लागू कर दिया जाता है, और फिर उन योजनाओं के अंतर्गत ही लगातार उन योजनाओं के द्वारा ही लगातार विकास के लिए कार्य लगातार किए जाते रहते हैं। लगातार जब विकास के लिए कार्य किया जाता रहता है तो फिर योजनाएं क्रियान्वित जब होती हैं तो फिर स्वाभाविक है योजनाएं पूरी जब होंगी तो देश का विकास होगा। तो यही सारी चीज आपके इस टॉपिक के अंतर्गत है। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी प्लानिंग है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। देश जब हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ हमें गरीबी देके गए थे। अब इतने बड़े देश का पालन पोषण तो गरीबी के बल पे होगा नहीं, क्योंकि गरीबी का मतलब हो गया सब कुछ खत्म। यानी जो हमारे किसान थे वो बर्बाद थे, जो हमारे उद्योग धंधे थे वो बर्बाद थे, सब कुछ हमारा तबाह था। देश को विकास की गाड़ी पे दौड़ाने के लिए, विकास की पटरी पे दौड़ाने के लिए हमें जो है इन योजनाओं की आवश्यकता थी। तो तत्कालिक नेतृत्व जो था यानी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय के जो अर्थशास्त्री और विद्वान थे उन लोगों के सहयोग से देश के विकास के लिए योजना बनाना शुरू किया। ठीक, जिसे योजना आयोग का नाम दिया गया।
अच्छा, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, इस योजना आयोग के निर्माण से पहले जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था तो 1944 में एक बॉम्बे योजना बनी। एक योजना बनी जिसका नाम था बॉम्बे योजना। ये योजना बताना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना का प्रभाव जो है भारतीय उद्योग धंधे और विकास में बड़ा योगदान रहा। तो 1944 में ये बॉम्बे योजना लागू हुई। बॉम्बे योजना लागू क्या हुई? एक बॉम्बे योजना बनी। अब ये योजना थी उस समय के, यानी जब हम आजाद नहीं हुए थे तो उस समय हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े धनी लोग थे, जिनका उद्योग धंधा, कल कारखाना, व्यापार ये सब चलता था, इन सारे लोग जो है मिलके बॉम्बे में इकट्ठा हुए। और बॉम्बे में इकट्ठा होने के बाद आर्थिक विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं और किन किन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, इन सारी चीजों का खाका तैयार किया गया। जैसे एक हो गया सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया सरकारी क्षेत्र, और एक हो गया निजी क्षेत्र का मतलब हो गया प्राइवेट क्षेत्र। तो ये सार्वजनिक और निजी, ये दोनों क्षेत्रों के मदद से देश के विकास में किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है, और ये दोनों क्षेत्र किस प्रकार से विकास के विभिन्न स्वरूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए 1944 में बॉम्बे योजना या बॉम्बे सम्मेलन हुआ। ठीक, इसको बोलते हैं, इस पूरी चीज को बोलते हैं बॉम्बे प्लान। इस पूरी चीज को बोलते हैं बॉम्बे प्लान के नाम से इसे जाना जाता है। ये तो हो गई आजादी के पहले हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे विकास को लेके उस समय के उद्योगपति और व्यापारियों द्वारा किया गया एक प्रयास था। लेकिन वर्तमान में भी भारत की जो मुंबई है वो आर्थिक राजधानी है। देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, इन सब का मुख्यालय मुंबई में है। ये तो हो गई मुंबई की बात और उस समय के आर्थिक विकास का क्या स्वरूप था उसकी बात। अब हम बात करते हैं, जब देश हमारा आजाद होता है तो तात्कालिक नेतृत्व यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं वो देश के विकास की गाड़ी को तेजी से दौड़ाने के लिए एक योजना बनाते हैं जिसे नाम दिया गया योजना आयोग। 1950 के दशक में योजना आयोग की स्थापना हो जाती है। ठीक, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री ही रहता है, यानी योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, जो भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में कुछ विद्वानों की एक कमेटी बनाई जाती है और उसमें 10 या 12 लोग थे और फिर प्रधानमंत्री थे और एक प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे और एक सदस्य उपाध्यक्ष होता था और बाकी अन्य लोग वो योजना आयोग के सदस्य होते थे। अब इन सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत में पहली पंचवर्षीय योजना बनाई। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना बनाई। अच्छा, ये पंचवर्षीय योजना जो है ये 5 साल के लिए एक योजना बनी होती थी। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेके 1956 तक बनी। वो 1951 से लेके 1956 तक के लिए बनी। इसमें देश के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तय किए गए और विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गईं। लेकिन इस पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, जो सबसे मेन टारगेट था, वो ये था कि देश को भुखमरी से उबारना। देश को भुखमरी से उबारना यानी भारत में जो खाद्य पदार्थ का संकट है, चाहे धान हुआ, चाहे गेहूं हुआ, चाहे मक्का हुआ, यानी जो भी खाद्य अनाज होते हैं, इन सारे अनाज के संकट से भारत को उबारना, यानी भारत के कृषि क्षेत्र में विकास करना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय कृषि क्षेत्र में विकास करना। लेकिन चूंकि तत्कालिक समय में हम आजाद हुए थे, हम बहुत सारी क्षेत्रीय समस्याओं से घिरे हुए थे, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा तो था नहीं और जो है न बहुत ज्यादा हमें किसी प्रकार की मदद दुनिया से मिल रही थी। हमें जो भी करना था खुद के दम पे करना था और अपने तरीके से ही करना था। इसको ध्यान में रख के पहली पंचवर्षीय योजना बनी। पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी वो 1951 से 1956 तक बनी और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय कृषि और भारतीय खाद्य संकट, भारतीय कृषि में सुधार
और भारत में जो खाद्य संकट था उससे लोगों को उबारना, कम से कम लोगों का पेट भरे, सरकार ने इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। ये तो हो गई पहली। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी, ये 1956 से लेके 1961 तक बनी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 तक बनी। इस पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिए भारत के महान अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस का सहयोग लिया गया। इनका नाम था पीसी महालनोबिस। इनके सहयोग के माध्यम से दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी। अब इन्होंने ये सरकार से कहा कि पहली पंचवर्षीय योजना में तो आपने कृषि क्षेत्र पे ध्यान देके देख ही लिया, एक बार आप औद्योगिक क्षेत्र पे ध्यान देके देख लो। अब औद्योगिक क्षेत्र से मतलब ये होता है कि उद्योग धंधे, कल कारखाने, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इन सब क्षेत्रों पे ध्यान दिया जाए। तो इन सब क्षेत्रों पे ध्यान देने के उद्देश्य से दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। अच्छा, इसका परिणाम भी ये हुआ कि भारत में बड़े बड़े भारी उद्योगों का विकास हुआ, जैसे लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ, ठीक। उसके बाद सीमेंट के बड़े बड़े कारखानों का विकास हुआ, उसके बाद फिर बिजली के बड़े बड़े कारखानों का विकास हुआ, माने भारी भरकम उद्योगों का विकास हुआ। ये सारा काम जो है, ये सारा का सारा जो काम था, ये औद्योगिक क्षेत्र पे ही केंद्रित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक थी। इसके केंद्र में, इस योजना के सबसे केंद्र बिंदु में भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विकास था। ये तो हो गया। अब समय आता है कि लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है। अब भारत तो अभी तुरंत आजाद हुआ था, इसके पास इतना धन नहीं था कि भारी उद्योगों के विकास के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो दूसरे देशों से मंगा सके, और उसके पास इतनी तकनीक तो थी नहीं कि वो उन मशीनों को अपने यहाँ बना सके। इसलिए भारत सरकार की ये दूसरी पंचवर्षीय योजना अपने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के मॉडल से कुछ तो आगे निकली, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हुई। फिर समय आ जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है अपने समय और अपने समय के अनुसार ही शुरू होती है, यानी 1966 से वो जो है 1961 से लेके 1966 तक रहती है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना होती है वो 1961 से लेके 1966 तक रहती है। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ एक बड़ी भारी समस्या रहती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब बनाई जाती है और उसको लागू कर दिया जाता है, तो चूंकि ये योजना 1961 में लागू हुई रहती है, लेकिन भारत के ऊपर उसके पड़ोसी देश चीन ने 1962 में ही हमला कर दिया, और उसके बाद हम अभी इसकी लड़ाई से उबरे ही नहीं थे 2-3 साल में कि 1965 में पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। अब इन दोनों देशों के भारत पे हमला कर देने के चलते हमारी जो धन संपदा थी, जो भी हमारे रुपया पैसा था, वो सारा का सारा हमने हथियार को खरीदने और बम गोला बारूद खरीदने में खर्च कर दिए। तो देश के विकास के लिए पैसा ही नहीं बच पाया। तो इसलिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना होती है ये फेल हो जाती है, और उसके बाद सरकार योजना अवकाश कर देती है। योजना अवकाश का मतलब ये होता है कि जैसे लगातार ये योजनाएं बन रही थी, लेकिन अचानक से इन योजनाओं में रुकावट आ जाने के चलते ये योजनाएं काम करना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था सरकार के पास। तो सरकार एक एक वर्ष की योजना बनाना शुरू कर देती है, फिर बाद में पंचवर्षीय योजना बनाती है, लेकिन इन योजनाओं के बनने का क्रम टूट चुका रहता है। ठीक, लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ होती रहती हैं। ये इसी प्रकार से भारत सरकार देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाती रहती है। अब पंचवर्षीय योजनाओं के बनाने का जो ये क्रम था, ये 12 पंचवर्षीय योजनाओं तक चला। यानी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऐसे करके 12 पंचवर्षीय योजनाओं तक ये जो है विकास की, ये सरकारी विकास का प्रयास चलता रहा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। लेकिन जब सरकार बदली और 1915 का समय आया, तो 1 जनवरी 2015 को तत्कालिक भाजपा सरकार ने योजना आयोग के स्थान पे एक नीति आयोग बना दिया। योजना आयोग के स्थान पे एक नीति आयोग बना दिया। नीति अंग्रेजी का शब्द है NITI, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग बना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान।
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का हिंदी नाम है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से काम करना शुरू किया, यानी उसके पहले जो है जो योजना आयोग काम करता था वो रद्द हो गया। ठीक, अब नीति आयोग की क्या व्यवस्था थी? नीति आयोग में जो नीति आयोग का अध्यक्ष था वो भारत का प्रधानमंत्री था, और नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता था और उपाध्यक्ष के अलावा 5 अन्य सदस्य होते थे। ठीक, जो वर्तमान में जो व्यवस्था काम कर रही है देश में विकास की योजना बनाने के लिए, वो नीति आयोग के रूप में ही जानी जाती है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे CEO कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब आते हैं, ये सारी योजनाएं अब बन रही हैं, लेकिन 2 शब्द निकल के आते हैं। एक हमने नियोजन को बताया, एक विकेंद्रित नियोजन को बताया। देखिए, जब हम विकेंद्रित नियोजन की बात करते हैं, तो विकेंद्रित का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के स्थानों पर, विकेंद्रित का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार के स्थानों पर। ऐसा नहीं है कि विकास की योजना सिर्फ भारत के किसी एक क्षेत्र के लिए बनाई जा रही है, ऐसा कतई नहीं था। जो विकास की योजना थी वो पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही थी, इसलिए वो विकेंद्रित योजना थी। जब वो एक जगह के लिए कोई योजना बनाई जाती तो वो केंद्रित योजना कहलाती। ठीक, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो योजना बनाई जा रही थी, इसीलिए इसे विकेंद्रित योजना नाम दिया गया। अब इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं या टाइटल हैं, कुछ योजनाएं रही हैं जो बड़ा ही क्रांतिकारी बदलाव भारत में लेके आई, उनको आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, बॉम्बे प्लान के बारे में हमने बता दिया। 1944 में भारत के जो उद्योगपति थे, जो व्यापारी थे, उन सभी ने मिलकर देश के आर्थिक विकास के लिए एक खाका तैयार किया और उसी को नाम दिया गया बॉम्बे प्लान 1944 में। लेकिन अब समय आ जाता है 1966 और 1967 का। 1966 और 1967 का जो समय होता है, इस समय देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। 1966 से लेकर 1967 के बीच में देश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। ये क्रांतिकारी बदलाव जो है भारत के कृषि के महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। MS स्वामीनाथन के प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय कृषि में जो ये बदलाव हुआ था, उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय कृषि की जो उत्पादकता थी, भारतीय कृषि की जो उत्पादकता थी, यानी जो हमारे अनाज का उत्पादन था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया और रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया, भूमि को सही ढंग से नियोजित किया गया। ये सारे प्रयास किए गए जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वो क्रांतिकारी परिवर्तन यही था कि हमारे कृषि में जो अनाज का उत्पादन पहले कम होता था, वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। अच्छा, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमें जो है ये परिवर्तन मुख्य से दो फसलों के उत्पादन में देखने को मिला, एक धान और एक गेहूं। इसके लिए इस महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के प्रयास से भारत सरकार ने भारत में उन्नत किस्म के जीवों का प्रयोग भारतीय कृषि के लिए किया और रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू किया। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ और भारत में कोऑपरेटिव की स्थापना हुई। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 लोगों के पास एक एक बीघा खेत है, एक एक बीघा का खेत है और सबके पास 1 बीघा का खेत है और ये 10 लोगों के पास 10 बीघे का खेत है। इन सारे लोगों ने मिलकर अपने आप में सोचा, एक लोगों के पास, अच्छा ऐसे समझ लो कि इन 10 लोगों के पास 10 बीघा खेत है, एक लोगों के पास ट्रैक्टर है, एक लोगों के पास खाद है, एक लोगों के पास बीज है और एक लोगों के पास जो है सिंचाई के साधन है।
ऐसे ऐसे करके 10 लोगों के पास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन इन 10 लोगों का अपने अपने काम में अपने अपने खेत के लिए प्रयोग होता था। इन लोगों के पास जो चीजें रहती थी, तो जिसका खामियाजा ये होता था कि हर व्यक्ति को खेती के लिए दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता था। तो सरकारी प्रयास के फलस्वरूप इन 10 लोगों को कहा गया कि आप लोग अपने में मिलकर एक समूह बना लीजिए, जिसे कोऑपरेटिव कहा जाएगा, और इसे हिंदी में सहकारिता कहते हैं, क्योंकि सहयोग से यह बनता है, इसलिए इसे सहकारिता कहते हैं। अब इस सहकारिता के माध्यम से जिसके पास जो भी संसाधन था, वो सारा संसाधन एक जगह आ गया और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर खेती करना शुरू कर दिया। एक साथ, जैसे किसी के पास मान लो ट्रैक्टर है तो उन्होंने सभी का खेत जोत दिया, किसी के पास मान लो रासायनिक बीज है तो उन्होंने सबको जो है, अरे उन्नत किस्म का बीज है तो सबको अपना बीज दे दिया, खाद है तो खाद दे दिया। इस प्रकार से सभी का काम एक साथ एक समय पे और अच्छे ढंग से हो रहा है, जिससे उत्पादन भी सही ढंग से सही समय पे फिर होने लगा। इसी को कोऑपरेटिव कहते हैं। तो सरकार ने इस तरीके की योजना और इस तरीके के विकास कृषि क्षेत्र में करने का भरपूर प्रयास किया। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय कृषि में क्रांति आ गई। अब ये क्रांति को नाम दिया गया हरित क्रांति, क्योंकि ये कृषि के क्षेत्र में थी। कृषि के क्षेत्र में जो भी बदलाव आए, इन्हीं बदलाव के चलते इसी हरित क्रांति का नाम दे दिया गया। इसका प्रभाव मुख्यतः 2 फसलों पे पड़ा, एक धान और एक गेहूं पे। ठीक। दूसरा हरित क्रांति के बाद भारत में 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट आ गया था। खाद्यान्न संकट का मतलब यह हो गया कि जितने भी भारत में खाद्य पदार्थ थे, उन सारी चीजों की कमी आ गई थी। लोग भूख से बेहाल थे, सूखा पड़ गया था। ऐसी स्थिति से भारत को उबारने का काम इस हरित क्रांति ने किया था, जो महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के प्रयास के फलस्वरूप हुआ था। 1967 और 68 के बीच में भारतीय कृषि में यह हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। ठीक। अब आते हैं, जैसे भारतीय कृषि में यह परिवर्तन देखा गया, वैसे भारत के दुग्ध उत्पादन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। यह क्रांतिकारी परिवर्तन जो था, इसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया, जिसे श्वेत क्रांति कहा गया। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई भारत में, जिसका प्रयास उस समय के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्गीज कुरियन के प्रयास के फलस्वरूप भारतीय दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। कहानी कुछ ऐसी है, 1960 के समय में भारत जो है वो पाउडर वाले दूध का निर्यात करता था, यानी दूसरे देश से मंगाता था, और हमारे यहाँ की जो जरूरत थी उसकी पूर्ति उस पाउडर वाले दूध से नहीं हो पाती थी। बहुत सारे हमारे यहाँ के जो दूध उत्पादन थे, वो दूध को ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख पाते थे। लेकिन गुजरात के आनंद जिले में इस महान वैज्ञानिक वर्गीज कुरियन के प्रयास के फलस्वरूप कोऑपरेटिव का जन्म हुआ। ये वही कोऑपरेटिव जिसके बारे में हमने बताया। ऐसे ही दुग्ध उत्पादन संघ की स्थापना हुई, जिसमें सभी लोग अपने दूध का उत्पादन करके उस कोऑपरेटिव में लाके जमा कर दिए, और वो कोऑपरेटिव उस दूध को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने लगा, और उस दूध से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने लगा। और उस कोऑपरेटिव का नाम है अमूल। शायद ही भारत का कोई ऐसा परिवार या घर होता होगा जहां पे लोग अमूल के नाम से परिचित ना हो। आप सभी के घर में अमूल का उत्पाद जरूर कुछ न कुछ आता जाता रहता होगा। तो इस प्रकार से भारतीय दुग्ध उत्पादन में ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, ये 1970 के समय में आया, और वर्गीज कुरियन के प्रभाव से आया, वर्गीज कुरियन के प्रयासों से आया। ठीक। इसे दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें क्या हुआ, भारत में कोऑपरेटिव का विकास हुआ। दुग्ध क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव का विकास हुआ। कोऑपरेटिव मतलब सभी के सहयोग से कोई काम शुरू कर देना। तो उस आनंद गांव के जितने लोग थे, वो सब लोग अपने दूध को लाके वहां लगे उस कोऑपरेटिव पे देने लगे, अमूल नाम के कोऑपरेटिव पे। अमूल का हिंदी अर्थ होता अमूल्य। तो
तो सब लोग लाके वहां देने लगे और उस अमूल्य कोऑपरेटिव ने उन दूध का जो है पूरे भारत में निर्यात करना, पूरे भारत में बेचना शुरू कर दिया उसको सुरक्षित करके। ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ भारत के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में। यही सारे प्रश्न हैं जो आपके इस नियोजित विकास की राजनीति शीर्षक के अंतर्गत आएंगे परीक्षाओं में। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। कोई चीज नहीं हो आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। ओके एंड गुड नाइट।